नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। पिछले क्लास में हमने एक नए टॉपिक को शुरुआत किया था जिसे हम अर्ली हिस्टोरिक पीरियड या टाइमलाइन के हिसाब से 600 से लेकर 200 बीसी तक के फेज को पढ़ते हैं। इसे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी जानते हैं। अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे एज ऑफ महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इसे सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन के तौर पर देखा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है एज फार एज द जर्नी ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज कंसर्न। ठीक है, मैंने आपको पूरे पिछले क्लास में ये भी बताया था कि किस तरीके से एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। और उसमें हमने सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था सोर्सेस, यानी कि इस पीरियड में चूंकि ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है तो हमें रिटन और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस दोनों हमें मिलते हैं। रिटन सोर्सेस को हमने पूरे डिटेल तरीके से कवर किया था। मैंने बताया, समझाया कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे उसमें पीटी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे इस क्लास में वो रहेगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, आज हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को कवर करेंगे और इसमें बेसिकली हमें साइट्स एंड कॉइन्स को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, साइट्स का अगर हम बात करें तो इसमें जो भी हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ही हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, महाजनपद, तो जो भी महाजनपद है वो किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पर लोकेटेड है, कौन से रिवर्स, उनका कैपिटल क्या है, तो वही सब इंपॉर्टेंट साइट्स हो जाते हैं। तो उसे हम बेसिकली पॉलिटिकल हिस्ट्री में कवर कर लेंगे। उसी तरीके से जब हम इकोनॉमिक हिस्ट्री में जाएंगे तो इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट और जो ट्रेड रूट्स में जो हमें जो नोडल पॉइंट्स जो मिलेंगे उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस वाले आर्कियोलॉजिकल सोर्स को हम रिपीट नहीं करते हुए एक ही बार में जब हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्ट में जाएंगे तो उसे समझ लेंगे। इस क्लास में हमें कॉइन्स को समझना है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट हिस्टोरिकल हमें देखने को मिलता है कि कॉइन्स का एडवेंट होता है। ठीक है, और उससे आपके को क्वेश्चंस कई बार पूछे भी गए हैं। यूपीएससी के पीटी के क्वेश्चन में तो खास करके पूछा गया है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, आंसर राइटिंग भी हम करेंगे जो एक दूसरे प्लेलिस्ट में चलता है। इसमें हम एक जीएस फाउंडेशन के तौर पर इसे कवर करते हैं। ठीक है, तो जो यहां पर हमें देखने को मिलता है इसे कहा जाता है अर्ली पंच मार्क कॉइन, पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री को अगर शुरुआत से देखें तो हमें स्टोन एज सबसे पहले आता है। स्टोन एज के बाद में हम मेटल एज देखते हैं जिसे कि हम चैल्कोलिथिक भी कहते हैं। उसके बाद में फिर वैदिक एज आता है, वो भी चैल्कोलिथिक का ही पार्ट है, पर वैदिक एज आता है। लेटर वैदिक हो या अर्ली वैदिक हो, उसमें इस समय तक यानी कि जो लेटर वैदिक पीरियड है और स्टोन एज से लेकर लेटर वैदिक पीरियड है, इन सब में हमें क्या दिखाई देता है कि हमें कहीं पे भी कॉइनेज का यूज नहीं दिखता है। जो भी ट्रेड अगर एग्जिस्ट करते हैं, जो भी कम्युनिटीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता था वो बार्टर सिस्टम से होता था, जिसे वस्तु विनिमय कहा जाता है, यानी कि एक्सचेंज, लेन देन। ठीक है, पर ये पीरियड आता है इंडियन हिस्ट्री में, हिस्टोरिक पीरियड में, जब हमें कॉइनेज सिस्टम का एडवेंट देखने को मिलता है और जो इसमें कॉइन जो मिलते हैं उसे कैटेगराइज किया जाता है पंच मार्क कॉइन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्टोन एज टू हड़प्पा क्या है? नो कॉइनेज, बार्टर सिस्टम। ठीक है, जब हम अर्ली वैदिक एज में आते हैं, अर्ली वैदिक एज में आते हैं तो हमें कुछ ऐसे टर्म्स मिलते हैं जैसे
निशाक या फिर निशाक, ग्रीव, ग्रीवा एंड हिरण्यपिंड। अब कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ स्कॉलर्स, और जब इनिशियल फेज में जब हम हिस्ट्री राइटिंग जब कर रहे थे तो इस वर्ड को कई लोगों ने कहा कि चूंकि ये वर्ड निष्क लिखा हुआ है तो इसे कई लोगों ने कॉइन के टर्म्स में इंटरप्रेट किया और ये दिखाने का कोशिश किया कि वैदिक एज में कॉइन्स का प्रेवलेंस हो चुका था। लेकिन ये जो है ये एक मिसनॉमर है, एक गलत कंसेप्ट है, याद रखना है। फिर जब हम लेटर वैदिक एज में आते हैं तो भी हमें ऐसे कुछ टर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिर से निष्क, सुवर्ण, शतमाना एंड पद। ठीक है, ये टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर से कई सारे हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, लेटर वैदिक एज में भी हमें जो है एविडेंस मिलता है कॉइन का। लेकिन ये जो टर्म्स जो इस्तेमाल होते हैं ये एक्चुअली में कॉइन के लिए नहीं बल्कि ये मेटल्स को रेफर करते हैं। एग्जैक्टली किस टाइप का ये कौन सा मेटल है, वेदर ये कॉपर है या फिर किसी और टाइप का मेटल है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमें जनरल एक टर्म देखने को मिलता है कि मेटल्स के लिए इन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कंफ्यूजन क्यों हुआ था? हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स जो अर्ली टाइम में जो जिन्होंने शुरुआत में राइटिंग किया उन्हें ये क्यों कंफ्यूजन हुआ, इसका आंसर अब मिल जाएगा आपको कि इस पीरियड के, यानी कि हम 600 से लेकर 200 बीसी तक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पीरियड में कुछ, जैसे हमने पिछले क्लास में किया था, बुद्धिस्ट और हमारे पास कई सारे सोर्सेस थे। तो इसमें जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी, यानी कि जो पाणिनि का जो ग्रामर है जिसे हम अष्टाध्यायी कहते हैं, अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है, इसमें कॉइन्स के लिए कई सारे टर्म्स यूज किए गए। अब उसे ध्यान से देखो, कहापना या फिर कर्चपना, निकाह या निष्क, शतमाना, पद, विंशतिका, त्रिंशतिका एंड सुवाना या फिर सुवर्ण। अब इसमें से कई सारे इस पीरियड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो पिछले जो एज थे, जो पिछले, चाहे वो अर्ली वैदिक एज हो या फिर लेटर वैदिक एज हो, उसके साथ में मिलते हैं। जैसे निष्क जो है वो वर्ड वो हमें हर जगह पे दिखाई देता है, सुवर्ण वर्ड भी फिर हमें देखने को मिलता है, शतमाना भी है, ये वर्ड भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जो अर्ली जो स्कॉलर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, उनको ये कंफ्यूजन हुआ कि एक जैसा वर्ड अगर दिख गया और उन्होंने किसी एक पीरियड और एक टाइमलाइन में उन्होंने देखा कि हाँ ये वर्ड कॉइन के लिए यूज किया हुआ है, तो जहां जहां पर ये वर्ड अगर इस्तेमाल अगर पहले भी अगर हो रहा है तो वो कॉइन्स के लिए किया जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ये मेटल के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था और यहाँ पर कॉइन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अब यहाँ पर चाहे तो यूपीएससी आपके साथ खेल सकती है, खास करके पीटी के पर्सपेक्टिव से जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसमें खेला जा सकता है कि अगर निष्क, सुवर्ण, शतमाना या पद, ये वर्ड यूपीएससी दे दे, ठीक है, अपने क्वेश्चन में, और कह दे कि लेटर वैदिक एज में ये वर्ड्स हमें मिलते हैं और ये कॉइन्स को रेफर करते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये वर्ड्स
कॉइन को तो रेफर करते हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होगा कि अगर वो लेटर वैदिक एज या फिर वैदिक एज के साथ में अगर जुड़ा होगा तो वो कॉइन्स नहीं, वो मेटल्स को रेफर कर रहे हैं। जब कॉइन्स को अगर वो रेफर कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा या तो वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड लिखा हो, या तो महाजनपद का एज लिखा हो, या फिर सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन लिखा हुआ हो, ये याद रखना है। सेम वर्ड प्रिवलेंट है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड में इनका डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ये सिग्निफाई करते हैं। वैदिक एज में ये मेटल को रेफर कर रहे हैं और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में ये कॉइन्स को रेफर कर रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, याद रखना, वर्ड याद रहे पर पूरे सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है कि आखिर वो एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाहता है, और ये ट्रिक वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं और एकदम हाईलाइट करते हुए चलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। ठीक है, अब मैं इसे रिकॉर्ड करता हूं। अब आ जाते हैं, अब कॉइन्स को जब बनाया गया है तो कहीं ना कहीं उसमें एक वेट जुड़ा हुआ होता है, कितने ग्राम का उसमें मेटल होगा, या किस, अगर सिल्वर का कंटेंट है या फिर अगर किसी भी चीज से बना होगा तो कितना हमें उसमें अमाउंट डालना है, कितना उसका वेट होता है, वो हर चीजों के साथ में जुड़ा होता है। आज भी अगर आप एक सिक्के को लेंगे, अगर देखेंगे तो उसके साथ में एक वेट का कंसेप्ट जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमें इसी पीरियड से देखने को मिलता है। तो इस पीरियड में जो वेट सिस्टम है उसके बारे, वो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ कॉइन वेट सिस्टम। तो नॉर्थ इंडिया में यहां पर हमें दो डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया में इसे रक्तिका, रत्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो एक सीड होता है, ठीक है, उसके हिसाब से जो सीड का जो नाम जो रखा गया है उसे रत्ती या फिर रत्ती के नाम से कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा ना, एक रत्ती भी नहीं होता है। आज इवन प्रेजेंट टाइम में अगर आप ज्वेलर्स के पास में अगर जाएंगे तो वो भी जो सोने को जो मेजर करते हैं वो भी रत्ती के सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्या होता है, बेसिकली रेड एंड ब्लैक सीड ऑफ गुंजा बेरी, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में अगर आपसे अगर ये वर्ड्स अगर पूछा जाता है तो आपके दिमाग में उसी समय आ जाना चाहिए कि ये इंडियन कॉइन वेटेज सिस्टम के साथ में रिलेटेड है, ठीक है। उसी तरीके से बस क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि भाषा में बदलाव होता है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसे मंजड़ी या फिर कलंजू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी बीन्स ही हैं, ठीक है, छोटे छोटे, जिससे मेजर किया जाता था कॉइन की वेट सिस्टम को कि वो कितने अपने वेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये था इसका बेसिक यूनिट ऑफ कॉइन वेट सिस्टम। आपसे एग्जाम में यही चीज पूछा जाएगा, तो जब भी ऐसा पूछा जाए आपको उसी समय दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए, अच्छा हाँ मैंने ये कॉइन के वेट सिस्टम के रिगार्ड में पढ़ा था। कब पढ़ा था? अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ा था। नॉर्थ इंडिया में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, साउथ इंडिया में इस वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं कॉइन्स के फीचर्स की तरफ कि हमें क्या क्या फीचर्स इन जनरल जो है, ये जो कॉइन्स जो बनाए गए अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में,
इसके बाद से तो जितने भी पीरियड्स आते हैं सब में कॉइन्स उभर के आते हैं और हर खास करके पॉलिटिकल फॉर्मेशंस और एम्पायर्स बनते हैं, न्यूमरस किंगडम्स उभर के आते हैं। तो हर किसी में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है, कुछ कंटिन्यूटी भी है और कुछ चेंज भी होता है। तो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के जो पंचमार्क कॉइन्स होते हैं उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को लिख लो, ठीक है। ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव दोनों से इंपॉर्टेंट है। पहला, मेड मोस्टली ऑफ सिल्वर, सम कॉपर ऑल्सो, यानी कि ज्यादातर सिल्वर के कॉइन पाए जाते हैं। शेप्स अगर देखा जाए तो इररेगुलर इन शेप, मतलब बहुत ज्यादा प्रिसाइसनेस या परफेक्टनेस हमें नहीं दिखाई देता है, और ये हम समझ सकते हैं क्योंकि ये अर्ली स्टेज में है। लेकिन फिर भी इसमें जो कुछ शेप्स जो उभर कर आते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और राउंड, ठीक है। परफेक्ट नहीं होते हैं, परफेक्ट रेक्टेंगुलर नहीं मिलेंगे, पर इस तरीके से उन्हें शेप देने का कोशिश किया गया था, ठीक है। इनका जो वेट होता है 32 रत्ती के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अभी हमने वेट मेजर पढ़ा था, तो ये 32 रत्ती के बराबर होते हैं। फाउंड ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट, ठीक है। अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये क्या दिखाता है, एक तो इस इन सभी कॉइन्स का एक्सेप्टेंस और ट्रेड, याद रखना, ठीक है। ये ट्रेड को रिफ्लेक्ट करता है। एज दे वेयर hammered with symbols so known as पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन्स, क्योंकि इन्हें पहले जब मेटल में जब इनका जब कास्टिंग जब किया जाता था, तो कास्टिंग के हो जाने के बाद में फिर उन्हें पर्टिकुलर चीजों के सिंबल्स होते थे। अभी हम देखेंगे जैसे एनिमल्स का सिंबल हो गया, या बर्ड्स का सिंबल हो गया, या फ्लावर्स का सिंबल हो गया, या किसी नेचुरल कोई सन का है, स्टार का है, ह्यूमन का है, तो फिर उस चीज से उसके ऊपर पंच किया जाता था, ठीक है। जब वो मेटल जब गर्म है तब उसके ऊपर पंच किया जाता था, ताकि उसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रकार का निशान पता चल जाए। अब ये एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर होता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जनपद है तो उसने अपना सिंबल अगर एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम पीकॉक का सिंबल एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके कॉइन्स पर हमें पीकॉक देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग जितने भी हमें उस समय पे किंगडम्स देखने को मिलते हैं, सबका अलग अलग कॉइन्स होते हैं, उसमें अलग अलग हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। और लास्ट में जब इनका जब फॉर्मेशन जब होता था तो उसे पंच किया जाता था उस सिंबल से। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट जो न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं, जो लोग कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने इसे कैटेगराइज किया पंचमार्क कॉइन, ठीक है। इस कंसेप्ट से इसका नाम रखा गया है। Do not have any legends. Legends का मतलब क्या होता है? Not written anything. Not written anything. यानी कि इस पे किसी भी चीज कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ सिंबल है। जैसे आगे के कॉइन में हम देखेंगे कि कुछ कई जगहों पर डोनर का नाम या फिर किंगडम का नाम या डाइवर्स तरीके से हमें अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के जो अर्ली पंचमार्क कॉइन्स होते हैं, उस पे हमें किसी भी प्रकार का रिटन एविडेंसेस नहीं मिलता है। इट जस्ट गिव्स एविडेंसेस ऑफ सिंबल्स, ठीक है, याद रखना।
अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के अर्ली पंचमार्क कॉइन्स का फीचर है ये सब। आगे चलकर ये चेंज होते जाएंगे, तो इन सभी फीचर्स को लिख लो, और ये सभी फीचर्स एज इट इज आपके पीटी में भी यूज हो जाएंगे और इसी तरीके से मेंस में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए इनमें सिंबल्स के बारे में, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिंबल्स हमें मिलते हैं, तो वो है जियोमेट्रिक डिजाइन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सन, व्हील, माउंटेन, ट्री एंड ह्यूमन फिगर्स। ठीक है, तो ये सारे प्रिवलेंट जो है वो हमें सिंबल्स इस टाइम पे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर कॉइन्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। किस कॉइन्स के, तो याद रखना अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के अर्ली पंचमार्क कॉइन्स का ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। इसको नोट डाउन कर लो। अब जब हम इन कॉइन्स को पढ़ते हैं तो बेसिक तो हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी उस टाइम पर किंगडम्स इवॉल्व हुए, जिसे कि जनपद कहा जाता है, या आगे चलकर वो जो महाजनपद बनते हैं, तो जो प्रोमिनेंट महाजनपद थे उनका डोमिनेंट रोल था कॉइन्स के क्रिएशन में। ठीक है, 16 महाजनपद थे, लेकिन हर किसी के पास में था, लेकिन हर किसी के पास में अपना अपना कॉइन्स का हमें यूजेस देखने को मिलता है। लेकिन खास करके इसमें जो 4 जनपद थे, और ये 4 ज्योग्राफिकल रीजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इनके कॉइन्स के बारे में कई बार कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पूछा जाता है, उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, हमें वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीटी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 4 रीजन्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ अर्ली पंचमार्क कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इसके हमें 4 वैरायटी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीरीज, रीजन, वेट एंड पंचमार्क। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है तक्षशिला गांधार, कोसल, अवंती। ये इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं। ठीक है, और उनके कॉइन्स के फीचर्स को हम लिख रहे हैं जो कि उस समय पर प्रोमिनेंट थे। ठीक है, ये रीजन कौन सा है, तक्षशिला गांधार कहां पर होगा, नॉर्थ वेस्ट। कोसल कहां पर है, तो मिडिल गंगा वैली। अवंती कहां पर है, वेस्टर्न इंडिया। और मगध कहां पर है, ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, अब यहां पर जो कॉइन्स जो बनाए जाते थे, तक्षशिला गांधार में जो कॉइन्स जो बनाए जाते थे,
वो क्या होते थे, हेवी होते थे। कोसल में जो बनाए जाते थे वो भी हेवी होते थे। अवंती के जो कॉइन्स थे वो थे लाइट, और मगध का भी जो कॉइन था वो भी था लाइट। अगर पंचमार्क के बारे में अगर बात करें तो तक्षशिला गांधार में था, इसमें सिर्फ हमें सिंगल पंचमार्क देखने को मिलता है, सिंगल मार्क। फिर यहां पर अगर कौशल में अगर आते हैं तो मल्टीपल, यानी कि कई सारे मार्क देखने को मिलेंगे। फिर सिंगल देखने को मिलता है अवंती में, और फिर यहां पर हमें मल्टीपल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मगध के में जो कॉइन जो बनते थे उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, कि वो लाइट थे या फिर वो सिंगल, और पंचमार्क में वो सिंगल थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किस रीजन के में जो कॉइन्स जो पाए जाते थे उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था, क्योंकि ये डोमिनेंट कॉइन्स थे सर्कुलेशन में। तो याद रखना है हेवी हेवी, लाइट लाइट, सिंगल मल्टीपल, सिंगल मल्टीपल। तो मैं अपने याद करने के लिए इसे मैंने एक निमोनिकेट बनाया था। तो ये था जैसे द ग्रेट किंग अराइव्ड मैग्निफिसेंटली। ठीक है, तक्षशिला गांधार, टीजी, के से कोसल, ए से अवंती और एम से मगध। ठीक है, द ग्रेट किंग अराइव्ड मैग्निफिसेंटली, तक्षशिला गांधार, कोसल, अवंती, मगध। अब शुरुआत ऊपर से हम स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं नॉर्थ से, रीजन वाइज अगर याद करना है तो तक्षशिला गांधार कहां पे, नॉर्थ वेस्ट पे। कोसल कहां पर है, मिडिल गंगा में। अवंती कहां पर है, वेस्टर्न इंडिया में। और मगध कहां पर है, ईस्टर्न इंडिया में। रीजन याद हो गया। उसके बाद शुरुआत से मैं इसी फॉर्मेट में लिखते हुए आ रहा हूं। रीजन आ गया तो पहले जब उसके वेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हैवी हैवी, फिर क्या हो गया, हैवी, और ये भी हैवी, और ये भी लाइट, और ये लाइट। ठीक है, पहले के दो हैवी हैवी, फिर दो लाइट लाइट। उसके बाद का जो सिंगल मल्टीपल करना है तो अल्टरनेट, सिंगल से स्टार्ट किया मल्टीपल, सिंगल से स्टार्ट किया मल्टीपल। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम इसे निमोनिकेट के थ्रू भी याद करते हैं, और ये बहुत इजी है। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बहुत हार्ड नहीं है, टफ टॉपिक नहीं है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पीटी के पर्सपेक्टिव से। आपसे जो वर्ड्स जो है, खास करके जो कॉइन्स के जो जिन नामों से उन्हें रेफर किया जाता था वो कई बार यूपीएससी के में क्वेश्चन में आ चुके हैं, वो पूछा जा सकता है। इस तरीके से फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है। किस रीजन में जो कॉइन्स जो प्रिवलेंट थे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा इसका आज का जो हमारा क्लास का जो हमें जो अर्ली पंचमार्क कॉइन्स के बारे में जो पढ़ना था। तो ये यही है जितना इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो उसमें कॉइन्स के जो है वैरायटी आते जाते हैं, तो उसको हम पीरियड वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर सोचने का बात है कि आखिर ऐसा क्या था इस पीरियड में कि हमें इस पीरियड में कॉइनेज का ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, एक तरफ पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरे तरफ कॉइनेज का एडवेंट हो रहा है। अक्सर क्या होता है कि हम जब व्यापार कर रहे होते हैं तो हमें कॉइनेज का जरूरत पड़ता है। कोई एक मीडियम चाहिए जिसमें कि आगे वाला इंसान भी कंफर्टेबल हो, और दो जो बार्टर में प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए कि आपको वही पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो कि मटेरियल आपके पास में अवेलेबल है। अगर आपके पास में राइस है और आपको दाल का जरूरत है तो आपको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको कि राइस चाहिए, ताकि उसके पास में सरप्लस दाल अवेलेबल हो और आप दे सके। लेकिन जब हमारे पास मॉनेटरी सिस्टम अवेलेबल होता है तो हमें इस प्रॉब्लम से जूझना नहीं, चाहे वो सरप्लस में हो या ना हो। स्टॉक है, हम अपने पास में पैसे जाते हैं, कॉमन मीडियम है, ऑफ एक्सचेंज है, हम उसे एक्सचेंज करके आगे निकल जाते हैं। ठीक है,
लेकिन इस पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रेड तो हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ट्रेड एग्जिस्ट करता था, तो वहां पर कॉइनेज का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? यहां तक कि हमें तो एक्सटर्नल ट्रेड भी देखने को मिलता है, ऋग्वेद में भी हमें, ऋग्वेदिक एज में भी हमें ट्रेड देखने को मिलता है, लेकिन क्यों इसी पीरियड में हमें कॉइनेज का डेवलपमेंट देखने को मिला? ठीक है, तो अब यहां पर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, और यही यहाँ मेंस से रिलेटेड ये एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है वो किया जाता है। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन इसमें जो आता है, डिड monarchy led to the growth of coinage, or coinage led to the ग्रोथ ऑफ मोनार्की, या फिर इसके बदले में हम पॉलिटिकल सिस्टम भी लिख सकते हैं, ज्यादा जनरलाइज अगर टर्म अगर लिखें, ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। किसका ज्यादा रोल, किसने किसको कंट्रीब्यूट किया या फिर क्या है? तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसके बारे में सोचें, जिसका भी अपना जो थॉट है वो इस बारे में बताए, कुछ आप पढ़ के भी देखिए और अपने थॉट्स को अपने कमेंट आंसर में लिखिए कि आखिर इसको, अगर आपके सामने अगर ये क्वेश्चन अगर आता है कि क्यों इसी पीरियड में हमें कॉइनेज का डेवलपमेंट देखने को मिला, और इसमें जो एक एक्सक्लूसिव फीचर आता है कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम का राइज देखने को मिलता है, तो किसने किसको कंट्रीब्यूट किया? क्या मोनार्की के वजह से कॉइनेज का डेवलपमेंट हुआ है या कॉइनेज के वजह से मोनार्की का डेवलपमेंट होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा, इसके ऊपर आप लोग अपने थॉट्स दीजिए। सबसे पहले तो इसको पढ़िए, पॉन्डर कीजिए, नोट्स बनाइए, एंड देन गिव योर आइडियाज एंड थॉट्स दैट व्हाट आइडिया डू यू थिंक। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम महाजनपद यानी कि जो 16 महाजनपद है उनको पढ़ेंगे, उनके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किस तरीके से एग्जाम्स में उनके क्वेश्चन आ सकते हैं, पीटी के पर्सपेक्टिव से एक ओवरऑल कैसे आपको तैयारी करना है, उन सब में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दो, कमेंट में खास करके अपने पॉइंट्स, अपने पर्सपेक्टिव को बताओ और रिवाइज करो। कहीं पे भी कोई भी डाउट या डिफिकल्टी है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रिपेयर करते रहो और पढ़ते रहो।